गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट कॉलेज, आपको बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम 12 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज 13th लेक्चर में स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका टॉपिक है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट यानी समय पर निर्भर ना करने वाले श्रोडिंगर इक्वेशन। इससे पूर्व में हम प्रीवियस लेक्चर्स में टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव कर चुके हैं। एक्चुअली इसको डिराइव नहीं कह सकते, इट इज़ अ फंडामेंटल इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन इज़ एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल that which is atomic dimension, and the behavior of such particle can only be described by using the Schrödinger equation। इस समीकरण का इस्तेमाल करके, इस समीकरण को हल करके हम तरंग फलन यानी वेव फंक्शन ज्ञात करते हैं, जिसकी सहायता से हम उस मूविंग पार्टिकल जो ड्वेल नेचर रखता हो ऐसे पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। आज हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव करेंगे। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। सो डिराइव कैसे करते हैं? इसको डिराइव करने से पहले आपको बताना होगा कि ये किसकी इक्वेशन है। सो let us consider a particle of mass m moving with velocity v in plus x direction, having the momentum px and the total energy E। माना एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कण है जिसका द्रव्यमान m है, वह प्लस x डायरेक्शन में v वेग से, जिसका संवेग px है तथा जिसकी कुल ऊर्जा E है, गति कर रहा है। ऐसा पार्टिकल जिसकी पोटेंशियल एनर्जी समय पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी केवल x का फलन है, पोजीशन कोऑर्डिनेट का फलन है। ऐसे पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हम पहले डिराइव कर चुके हैं, तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। द टाइम डिपेंडेंट 3-dimensional Schrödinger equation can be written as -h×2/2m del square psi, here psi is function of r and t, plus v psi rt is equal to i(h×psi delta psi, which is function of r and t। So this is what? This is time dependent 3-dimensional Schrödinger equation। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से इस इक्वेशन से हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव करेंगे। नाउ इन 1-dimensional दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज -h×2/2m delta 2 psi upon delta x², जहाँ साई फंक्शन है किसका? x और t का, प्लस v psi xt इज इक्वल टू i(h× delta upon delta t psi xt। So this is equation number 2। Now by using the techniques of separation of वेरिएबल के सेपरेशन की टेक्निक को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ वेव फंक्शन साई अभी तक किसका कोऑर्डिनेट था? x और t का था। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको सेपरेट करके दो भागों में सेपरेट कर रहे हैं। पहला भाग फाई, जो केवल किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। सो फाई इज़ अ पार्ट ऑफ वेव फंक्शन विच डिपेंड्स ओनली ऑन x, यानी फाई वेव फंक्शन साई का, तरंग फलन का वह भाग है जो केवल स्थिति सदिश पर यानी पोजीशन कोऑर्डिनेट पर निर्भर करता है, और f वेव फंक्शन यानी तरंग फलन का वह भाग है जो
समय पर निर्भर करता है। सो साई एक्स टी इज इक्वल टू फाई एफ इन अ शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। नाउ अब ये जो समीकरण 3 है, इस समीकरण 3 को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले। डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर f क्या हो गया, चूंकि f t पे निर्भर करता है सो ये कांस्टेंट हो गया f डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स। इसी प्रकार से अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू f डेल्टा टू फाई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। सो डेल्टा साई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू फाई डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी, यहाँ फाई आपका कांस्टेंट हो जाएगा। सो दिस इज से इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट, उसमें हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम जानते हैं कि वेव फंक्शन साई क्या है। वेव फंक्शन साई को हम लिख सकते हैं ए ई की पावर आई एच क्रॉस एक्स पी एक्स माइनस ई टी, यानी ये क्या है, ये वेव फंक्शन है। मैटर वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वेव फंक्शन जो चूज़ किया है वो कैसा है, ए ई की पावर आई एच क्रॉस एक्स पी एक्स माइनस ई टी, जहाँ पी एक्स क्या है उसका मोमेंटम है और ई क्या है उसकी कुल ऊर्जा है। इसको हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। डेल्टा साई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस ई ए ई की पावर आई एच क्रॉस एक्स पी एक्स माइनस ई टी, जो कि टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो आई एच क्रॉस और यहाँ से माइनस ई आपका बाहर आ जाएगा। सो ये बन गया आपका माइनस आई एच क्रॉस ई, अगेन दिस इज साई, सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई, और साई की जगह हमने क्या लिख दिया, फाई एफ। से दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब समीकरण 4 और 6 को समीकरण 2 में रखते हैं। पहले हम बता चुके हैं, ऊपर इक्वेशन नंबर्स आप लिखते जा रहे हो बच्चों, आप लोग आप ध्यान रखिएगा। समीकरण 4 और 6 का यूज़ हम समीकरण 2 में कर रहे हैं। तो समीकरण 2 में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू को रखा। सो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m एफ डेल्टा टू फाई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वी, साई था यहाँ पर, साई की जगह हो गया आपका फाई एफ इज इक्वल टू आई एच क्रॉस, यहाँ पर क्या था आपके पास, आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी। सो डेल्टा साई बाई डेल्टा टी की जगह हमने रख दिया यहाँ से वैल्यू उठा के माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई फाई एफ। एच क्रॉस से आपका एच क्रॉस कैंसिल हो गया, यहाँ से मिला आपको माइनस आई स्क्वायर कम्स आउट टू बी -1, सो माइनस आई स्क्वायर कम्स आउट टू बी +1, सो दिस कैन बी रिटन एज ई फाई एफ। से दिस इज इक्वेशन नंबर 7। नाउ डिवाइड द होल इक्वेशन, ये जो आपकी 7th नंबर इक्वेशन है इसको हम f से डिवाइड कर देते हैं, या ये कह सकते हैं कि f को हम यदि कॉमन ले लेते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 7th इक्वेशन बन गई हमारी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वी फाई इज इक्वल टू ई साई, और डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इधर ले गए, एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m को इधर ले गए और इसको फिर हम राइट साइड में ले गए। तो डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी फाई इज इक्वल टू 0, या फाई की जगह हम लिख सकते हैं साई। वेव फंक्शन के लिए जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। हियर दिस साई डिपेंड्स ओनली ऑन एक्स, सो दिस इज कॉल्ड एज टाइम इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या बन गई हमारी, टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन है आपकी, टाइम इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। अभी तक हमने क्या डिराइव करी थी, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन ड्राइव करी थी। अब हम टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को यहाँ पर ड्राइव किया है। टाइम डिपेंडेंट से शुरू हुए और टाइम इंडिपेंडेंट तक हम आ गए। अब है नेक्स्ट है, इसी इक्वेशन को हम 3 डायमेंशन के अंदर भी लिख सकते हैं। सो 3 डायमेंशन के अंदर लिखने के लिए, अच्छा एक चीज़ और हम यहाँ पर बता दूँ मैं आपको, इसी समीकरण 8 को हम एक शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, और ये है आपकी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वी, साई को हमने यहाँ से कॉमन लिया, ई साई। हियर दिस इज़ व्हाट, इसको हमने एक नया नाम दिया है हैमिल्टोनियन।
So this is called as Hamiltonian operator. So what is Hamiltonian operator? Hamiltonian operator, H is equal to minus h cross square by 2m delta 2 upon delta x square plus v. This is called as Hamiltonian operator. So this equation can be written as h psi is equal to E psi. This is again called as the short form of Schrodinger's one-dimensional टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन. क्लियर? क्या आ गई आपकी शॉर्ट फॉर्म ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन. इसी इक्वेशन को अब हम 3 डायमेंशन के अंदर भी लिख सकते हैं. 3 डायमेंशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई. सो इट इज़ 3 डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन. ये था आपका कि किस प्रकार से हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की सहायता से टेक्निक का इस्तेमाल करके हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन प्राप्त करते हैं. अब टाइम इंडिपेंडेंट ये तो तब है जब हमें एग्ज़ाम में सवाल आपके पास आया है और उसमें टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन पूछी गई है, तो आप टाइम डिपेंडेंट को पहले डिराइव करें और उससे फिर आप टाइम इंडिपेंडेंट डिराइव करते हैं. लेकिन एक दूसरा मेथड भी है जिस मेथड की सहायता से भी हम टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं. इस सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं? अगेन द स्टेटमेंट इज सेम. कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m. एक पार्टिकल लेते हैं जो प्लस x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, जिसका द्रव्यमान m है, जिसकी स्थितिज ऊर्जा vx है, संवेग px है, कुल ऊर्जा E है. पोटेंशियल एनर्जी टाइम पर निर्भर नहीं करती है, यह केवल स्पेस कोऑर्डिनेट x पर निर्भर करती है. और उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है, उस वेव की जो वेव फंक्शन है उसको हम लिख सकते हैं साई एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर आई एच क्रॉस एक्स पी एक्स माइनस ई टी. तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? सिंपली पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया हमने. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर निकाल लिया. आई पी एक्स स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ए ई की पावर आई पी एक्स माइनस ई टी. इसकी जगह हमने वापस साई रख दिया. सो दिस कम्स आउट टू बी पी एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर. तो ये हमारी समीकरण 1 है, ये समीकरण हमारी 2 है. अब क्या कर रहे हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार यदि कोई कण जिसकी गति कर रहा है, जिसका संवेग पी एक्स है, स्थितिज ऊर्जा वी है, उसकी कुल ऊर्जा बराबर होगी ई पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस वी. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सीधे ही साई को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया हमने. ई साई बराबर पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m साई प्लस वी साई. और इससे पूर्व जो हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखी थी, समीकरण 2 से पी एक्स स्क्वायर साई का मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे. सो ई साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वी साई. और ई साई एक्स इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स. और डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई एक्स. तो यहाँ से भी हम इस तरीके से भी हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं. अब आपको बच्चों ये देखना होगा एग्ज़ाम में ये सवाल कितने मार्क्स का पूछा गया है. यदि मार्क्स 5 मार्क्स में सवाल आ रहा है तो आपको क्या करना है? आपको वही लॉन्ग मेथड लेना है. पहले आप टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन डिराइव करेंगे, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन डिराइव करेंगे, और टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को डिराइव करेंगे. और यदि ये 2 मार्क्स में सवाल आपके पास एग्ज़ाम में आ रहा है तो आप सीधे ही इस दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं. क्लियर? तो यहाँ आकर आपका श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन समाप्त हो गया है, जिसमें हमने टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट दोनों तरह का इक्वेशन को डिराइव कर चुके हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेटर्स पढ़ाएंगे आपको. थैंक यू.